नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी, और अगर आपने जेपीएससी का सिलेबस देखा है तो दो क्वेश्चन आपका मेंशन किया गया है ज्योग्राफी के सेक्शन में, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक दो क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3। अब पार्ट 1 की तो आपको लिंक कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे अपलोडेड है, एज इट इज आपको एप्लीकेशन पे भी अपलोड किया गया है। बहुत शानदार वे में चीजों को मैंने समझाया है, एक एक चीज को मैंने करवाया। देखिए पार्ट 1 में मैंने क्या करवाया, पहले मैं आपको समझा देता हूं। तीनों स्टेज के बारे में मैंने आपको पहले डिस्कशन कराया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा भाई, नहीं समझा, तो आज भी पार्ट 3 में मैं तीन जो स्टेज के बारे में चर्चा जो किया है, अल्प विकसित देश यानी कि अंडर डेवलपिंग नेशन जो है, विकसित यानी कि विकासशील जो देश हैं यानी भारत जिसका एग्जाम्पल है, और फिर अब हम लोगों ने लास्ट देखा था डेवलप्ड नेशन यानी कि विकसित देश। तीनों स्टेज में हमने जाना हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट थे। आपका जो डेवलपिंग नेशन है हाई बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, और यहाँ क्या था डेवलप्ड में लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। ठीक है ना, मृत्यु दर भी कम है और जन्म दर भी कम थी यहाँ पे। तो पॉपुलेशन यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज है, यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल है। लेकिन यहाँ की जनसंख्या में आबादी किसकी अधिक रहेगी, बच्चों की आबादी अधिक है। मतलब कि बच्चों, कहने का मतलब है कि 15 से 18 साल का जो बच्चे हैं उनकी आबादी बहुत अधिक मिलेगी। विकासशील देश में जो आबादी है, युवाओं की आबादी, जो भारत आप जब बात कर रहे हैं, और जो एवरेज जो आई बोल रहा हूं, एज जो है, आई किससे मुझे याद आया, क्योंकि नेशनल इनकम के ऊपर मुझे दो क्लासेस अभी करवाने हैं आपको एप्लीकेशन में। क्योंकि आपका जो नेशनल इनकम जो टॉपिक है, राष्ट्रीय आय से एक क्वेश्चन जेपीएससी पूछती है हर साल। तो खैर ठीक है, अभी हम उस पर आएंगे। आएंगे इन द सेंस कि वो आपका एप्लीकेशन पाएगा क्लास। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया, जो एवरेज जो एज है वो 29 ईयर है भारत की। यानी कि जो लेबर फोर्स की यहाँ पे आबादी बहुत अधिक है। लेबर फोर्स याद आ रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, यानी कि पॉवर्टी वाला भी चैप्टर में हमने डिस्कशन किया है। और अंतिम था विकसित देश, जिसमें जो औसतन जो आबादी जो है, जो एज जो है वो कितनी है, 60 साल से प्लस की यहाँ पे आबादी बहुत अधिक है, जिसके अंदर ना तो अब वर्क करने की इच्छा होगी, ना ही अब इनके अंदर वो क्या है भाई, कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी रहेगी, और एज ग्रुप से तो ये बिल्कुल ही बाहर है। तो यहाँ पे अब क्या है भाई, विकसित देश की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आबादी है उस आबादी में जो एज ग्रुप है वो 60 प्लस की है, 64 65, जो अब डिपेंडेंट है, जिसके कारण डिपेंडेंसी रेशियो, याद करिए डिपेंडेंसी रेशियो या पार्टिसिपेशन रेशियो, इसके बीच का रिलेशनशिप, और ये जनसंख्या है ना, क्योंकि ये डेमोग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है। और आज हम लोग सोशल पे बात करेंगे, क्योंकि डेमोग्राफिक में हमने दो क्लासेस पे डिस्कशन कर लिया है। तो ये हमने पहला क्लास में ये चर्चा किया, इसके बाद सारे कंसेप्चुअल टर्म्स को समझा, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, फिर बर्थ रेट में डेथ रेट में बहुत सारे टाइप्स हमने देखा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्रेगनेंसी मोर्टेलिटी रेट देखा, फिर लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेशन होता है, फिर जनसंख्या का पिरामिड वो आपने सेकंड पार्ट में देखा है। इसका आपको लिंक नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन में क्लास गया, वो बहुत शानदार वे में पूरा फैक्ट, ये नोट्स भी आपको एज इट इज यहाँ पे आपको नोट्स भी एप्लीकेशन में डाल दिया गया सारी चीजों का। ठीक है, तो मतलब पार्ट 2 तो भाई एकदम रट करके जाइएगा, एक एक लाइन मैंने सारी चीजें करवाई है। ठीक अब आज हम लोग बात करने वाले पार्ट 3 की। ठीक है, जो आज आपको यूट्यूब पर भी मैं डाल रहा हूं। चलिए भाई आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी कंटेंट वगैरह नोट्स बहुत सारी यूट्यूब पे भी चीजें डली हुई है, टेलीग्राम में भी डली हुई, ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोशिश है कि सोशल एंड डेमोग्राफी का कंटेंट आपको, क्योंकि देखिए आज का जो पार्ट 3 है भाई, सोशली यानी कि ये जनसंख्या यानी कि जो डेमोग्राफी है, इसका क्या प्रभाव समाज में पड़ रहा है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और इसको एक बार अगर अच्छे से आप सुन लिए तो आपके सवाल बन जाएंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसर्च नहीं करना, या बहुत गहराई तक चीजों को समझना, या बहुत कठिन चीजें ऐसी नहीं है। हाँ, पार्ट 1 जो पार्ट 2 था, पार्ट 1 में कंसेप्ट बहुत अधिक था, पार्ट 2 में फैक्ट बहुत अधिक थे। एग्रीकल्चर जो आपका डेंसिटी है, आज मैं जनसंख्या घनत्व तो निकालना सिखा दूंगा वैसे तो। ठीक है ना, तो खैर आज की हम लोग बातें करते हैं। तो चलिए आज हम लोगों का पार्ट 3 है, क्लियर है मेरा भाई। और आज के बाद अब आपका सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी भी खत्म हो जाता है यहाँ से। चलिए भाई, चलिए तो अब एक चीज और भाई, कि जो यूट्यूब पे देख रहे हैं जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।
और जो एप्लीकेशन में है आपको पता है कि क्या कंटेंट मिल रहा है, तो जरूर आप, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट इन द सेंस की जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो मेरे वीडियो अब यूट्यूब पे देख रहे हैं, कि वो अब कह तो रहे कि सर आपका फी तो काफी कम है, ले तो सकता हो, लेकिन मैं ऑलरेडी दो दो जगह से चीजों को ले रखा है, लेकिन इसमें भी होच पोच हुई है, ना तो कोई चीज की क्लैरिटी है, ना ये पता है कि क्या पढ़ना है जब मैंने चीजों को बताया था। तो अब वो बोल रहे कि सर एक दो दिन में समय देख लेता हूं और आपके कंटेंट में, तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे पूरा रिसर्च कर लीजिए तभी जुड़िए, ठीक है ना। और जब मैं देखिए बार बार कहता हूं कि मेरे पास जो नए स्टूडेंट्स है ना वो नहीं आते, नए स्टूडेंट्स मतलब कि जो अभी फ्रेशर जो अभी है, ग्रेजुएट हुए हैं, वो थोड़े से अभी उतने समझदार नहीं हो पाते हैं, उनको नजर होता है बड़े चैनल पे या व्यू पे या फिर एडवर्टीजमेंट में, और हमारे पास वो आते हैं जो यहाँ से धक्का खा लिए हैं, यहाँ से धक्का खा लिए हैं, तो समय भी चला जाता है, मनी भी चला जाता है, फाइनली अब हमारे पास आते हैं वो बड़ी परिपक्व होकर के आते हैं, तो वो मुझे और रिसर्च करते हैं, तो जिससे मैं अपने आप को और निखारता हूँ, मैं अपने ऊपर और भी काम करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक एज ए छात्र ही आपके साथ जुड़ता हूँ हमेशा, ठीक है। तो चलिए खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए पार्ट 3 की बात करते हैं भाई, यानी कि आज क्लास नंबर 3 में हमें क्या डिस्कशन करना उस पर बात करते हैं। देखिए यहां से फैक्चुअल पे काम होगा आपका, बहुत अधिक कुछ सिद्धांत है वहां से डायरेक्ट पूछे जाएंगे, किसने दिया था नहीं दिया था। तो सबसे पहले जो सिद्धांत है उस पर हम लोग अगर बात कर ले, पर्यावरणीय, ठीक है ना, पर्यावरणीय निश्चयवाद की। अच्छा एक चीज को अभी और समझ लीजिए, ठीक है ना इसको स्टार्ट करो उससे पहले एक चीज को समझ लीजिए, जो अभी आप पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 आज की क्लास में, तो भाई आपका चैप्टर क्या है, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। तो डेमोग्राफी पूरा क्लियर हो चुका है अच्छे से कि नहीं, पहले ये बताइए। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने सारी चीजें क्लियर कर रखा। अब ये जनसंख्या का क्या प्रभाव समाज में पड़ रहा है, और कौन कौन से ऐसे कारक है जो जनसंख्या, अगर देखा जाए भारत की जनसंख्या आबादी जो है एक स्थान, प्रथम स्थान में, ऐसे कौन से कारक होते हैं जो देश की जनसंख्या बहुत अधिक, वहां पे उस देश की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि आपको देखने को मिलती है, क्यों बहुत अधिक लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं, वो सारे कारक को जानेंगे। जनसंख्या कंट्रोल करने के क्या कारक हैं, बहुत सारे CBR CDR तो हर आगे मैंने करवा रखा, समझ में आ गया ना। तो देखिए उसमें सबसे पहला एक सिद्धांत है पर्यावरणीय निश्चयवाद का सिद्धांत, ठीक है। अब इसको पहले समझिएगा एक चीज, देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है सबसे पहले पर्यावरणीय, यानी कि यहाँ पे सबसे पहला जो शब्द है वो है पर्यावरण। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका पर्यावरण ठीक नहीं रहा, अगर आपके पर्यावरण ठीक नहीं रहे, तो आपकी जो सभ्यता है या आपकी जो संस्कृति है, ठीक है, या आपकी कोई भी, या आपकी जो लाइफ की बात कर ले, क्या आप अपने आप को यहाँ अस्तित्व में रख सकते हैं अगर आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर दिए तो? पहले ये बताइए, नहीं कर सकते ना भाई, पर्यावरण के साथ तो खिलवाड़ नहीं करके आप अपने सभ्यता संस्कृति, आप अपना विकास तो नहीं कर सकते, है ना। यानी आपकी जो सभ्यता संस्कृति विकास तब होगी जब आपका पर्यावरण भी क्या होगा, या पर्यावरण के अधीन, या फिर पर्यावरण की जो शक्ति है। देखिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शक्ति। तो पर्यावरण की शक्ति कहने का मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो प्रकृति की जो शक्ति है, यानी प्रकृति का जितना लिमिटेशन है उतना ही अगर हम उपयोग कर रहे, यानी कि प्रकृति के पास जितना जल है, ठीक है, प्रकृति जितना हमें जल दे रही है। देखिए जल अगर बात कर लिया जाए, मतलब कि वो जल जो आप पी सकते हैं, ठीक है, आपके सेहत के लिए सही है, समुद्र का पानी तो नहीं पी सकते ना भाई। तो प्रकृति के द्वारा जितना जल है, आपको अपने देश की जनसंख्या भी इतने ही जल के हिसाब से क्या करना है भाई, बढ़ाना है, या फिर आपको कंट्रोल करना है। अब जहां ये प्रकृति से आपने खिलवाड़ कर दिया, यानी कि जितना जल है उससे ज्यादा जनसंख्या आ गई, तो भाई जल की कमी होगी। तो अब जल की कमी के कारण आप क्या कर रहे होंगे, मोटरिंग कर रहे होंगे, बहुत तरह की ऐसी चीजें जो आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण के अधीन, उसकी शक्ति के अंदर रह करके नहीं बल्कि उसके बाहर बाउंड्री से जाकर के काम कर रहे होंगे, तो उसका आउटकम क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो मानव है, एक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, मानव का क्या होता है, प्रकृतिकरण होता है, ठीक है। मानव का प्रकृतिकरण कहने का मतलब क्या है, समझिए भाई। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब यहाँ पर यह है कि मानव जो है प्रकृति की शक्ति के साथ क्या है, एक संबंध बना करके कार्य करता है, प्रकृति की शक्ति के साथ संबंध बना करके कार्य करता है। मतलब जो प्रकृति की जो क्षमता है
वो क्षमता को देखते हुए कोई कार्य मानव, यानी मानव जो है पूरे प्रकृति के साथ ढल गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका निश्चयवाद का अर्थ। निश्चयवाद का अर्थ समझ में आया कि नहीं, पहले में ये बताइए। निश्चयवाद ये सब आपके ऑप्शन में मिलेंगे। मानव का प्रतिकरण, ठीक है, किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि जो प्रकृति की जो शक्ति है उस शक्ति के अधीन आकर के मानव, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन का हम दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हम उसका सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम अपने कार्यों को कर रहे हैं, तो वो होता है निश्चयवाद का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो प्रतिपादक है पर्यावरणीय निश्चयवाद के, वो थे फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रेटजेल। तो देखिए यहां से 3 से 4 सवाल क्या क्या है। पहला, पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक है कौन है भाई, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं प्रतिपादक, ठीक है, कौन है भाई, तो फ्रेडरिक रेटजेल, कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो निश्चयवाद का जो सिद्धांत है इसका तात्पर्य क्या है, मानव का प्रकृतिकरण या प्रकृति का मानवीकरण। अब एक शब्द मैंने और इस्तेमाल किया है, मैं दूसरा सिद्धांत लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं वहां पे आ जाऊंगा। दूसरा जो सिद्धांत है संभववाद का सिद्धांत, ठीक है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है, संभववाद का सिद्धांत। देखिए इसका अर्थ क्या है संभववाद का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण। इसका अर्थ क्या है, मतलब प्रकृति को मानव के अनुसार ढाला जा रहा है, यानी कि आपको जो भगवान ने संसाधन दिया है उस संसाधन की जो क्षमता है उसके अधीन आप आकर के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और यानी कि अब प्रकृति को आप अपने अनुसार ढाल रहे हैं। समझ में आया ना। तो यह है संभववाद का सिद्धांत या फिर संभववाद का अर्थ। तो 2 टर्म आपको ऑप्शन में रहेगा कि मानव का प्रकृतिकरण का संबंध किससे है, किस सिद्धांत से है, तो पर्यावरणीय निश्चय। निश्चय का मतलब पॉजिटिवनेस होता है, संभव मतलब आप संभव खोज रहे हैं और भी अधिक, जो प्रकृति ने दिया है उससे और अधिक कुछ आप करवाना चाह रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात, उसका आउटकम क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, ये इसके प्रतिपादक कौन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जीन ब्रून्स, ठीक है, कौन थे, जीन ब्रून्स। तो 2-4 सवाल अभी आपका क्लियर हो गया। संभववाद का से संबंध क्या है, प्रकृति का मानवीकरण है। प्रकृति का मानवीकरण मतलब आप समझ में आ रहा है आपको क्या है, कि जो प्रकृति आपको जो दी है, जो संसाधन दी है, जो अवसर प्रदान कर रही है, ठीक है, मानव उसका उपयोग तो कर रहा है भाई, ठीक है, मानव उसका उपयोग कर रहा है, लेकिन जहां ही उसके क्षमता से बाहर आकर के आप कार्य को करने लगते हैं, मतलब जैसे कि इसका एक एग्जांपल दूं, अब पहाड़ है या पर्वत है, अब इधर से आपका एक रोड बन रहा, अब ये पर्वत पहाड़ बीच में आ गया, तो अब यहाँ डायनामाइट आपके पास से डायनामाइट की खोज हो रखी है भाई, है ना, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, आप यूज करके यहाँ पे क्या कर दिए, पर्वत को तोड़ दिए, हटा दिए, तो ये प्रकृति के साथ आपने खिलवाड़ किया, या फिर बीच से ही सुरंग पास करके आपने यहाँ बीच से क्या कर दिया, रोड निकाल दिया। तो भाई ये आपने क्या किया है, ये प्रकृति के दी हुई चीज को आपने मानव के आधार पर इसको ढाल दिया, इसी को कहा गया प्रकृति का मानवीकरण। यानी कि संभव में आपको समझ में आया कि हर चीज को आप क्या कर रहे हैं, संभव बनाने में लगे। पर्वत पहाड़ है, नदी है, हर नदी को आप एक दूसरे के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। तालाब जो प्रकृति के द्वारा जो दी गई थी, अब आप उसको सुखा करके यहाँ बिल्डिंग में खड़े कर रहे हैं, तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं भाई, जो संभव है यहाँ पे प्रकृति के द्वारा जो दी गई थी जो अवसर, आप उसको संभव में बदल रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसका आउटकम कभी पॉजिटिव कभी रिजल्ट आपका नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो संभववाद का अर्थ अगर कहा जाए प्रकृति का मानवीकरण से है। सिद्धांत किसने दिया, जीन ब्रून्स से दिया। और निश्चयवाद का संबंध किससे हो जाएगा, मानव का प्रकृतिकरण किसने दिया, फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। चलिए 2 सिद्धांत इधर कंप्लीट हो गया, चलिए इसको हटा लिया जाए भाई। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे सिद्धांत पे, ठीक है ना मेरे भाई। तीसरा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया है, नव निश्चयवाद का सिद्धांत, ठीक है, नव निश्चयवाद का सिद्धांत, नव निश्चयवाद का सिद्धांत, नव निश्चयवाद का सिद्धांत, ठीक। अब ये पहले बताइए कि ये सिद्धांत किसने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, बहुत सारे पीसीएस में ये पूछा जा चुका है, क्यों पूछा गया इसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। नव निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और इनका ही एक शब्द है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनका ही एक हेडलाइन है, जिसने कहा है इसी नव निश्चयवाद सिद्धांत में, रुको और जाओ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे ये डायरेक्ट ये भी पूछा गया, रुको और जाओ का संबंध है, या ये किसने दिया था, ये लाइन जो है आपका, ये जो पैरा है, रुको और जाओ का संबंध किस सिद्धांत से है? नव निश्चयवाद से है। रुको और जाओ किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। अब इसका मतलब भी समझ जाइए भाई, रुको यानी कि आप मान के चलिए कि कोई भी ऐसा कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए आप मान के चलते कि एग्जांपल कि आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका आउटकम, इसका जो परिणाम अगर नेगेटिव आ रहा है ना, अगर इन्वायरमेंट में अगर इसका परिणाम अगर नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव है, तब आपको क्या करना है भाई? रुक जाना है और आगे भी चलना है। जाओ यानी जाओ मतलब इसका अल्टरनेटिव कोई रास्ता खोजिए, ऐसा नहीं कि आपको बैठ जाना है कुछ समय तक, ठीक है। ये इसका अर्थ है रुको और जाओ का। रुको मतलब कि अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, प्रकृति के दिए गए जो भी संसाधन है, तो उनके साथ आप कोई भी चीज को खिलवाड़ ही कर रहे हैं एक तरह से शब्दों का। जैसे पेड़ों की कटाई आप कर रहे हैं, हाईवे बनाना, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अगर कटाई के दौरान अगर परिणाम आपको खराब मिल रहे हैं, है ना, जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, कई आपको लोगों को यहाँ पे परेशानी हो रही है, धूप छाया नहीं मिल पाई, अगर ऐसा परिणाम यानी आउटकम अगर नेगेटिव आ रहा है, परिणाम अगर खराब मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? रुक जाना है। और जाओ का मतलब ये है कि अब आपको वहां पे रुक नहीं जाना है, ठीक है ना, आप अपने कार्यों को कंटिन्यू करें कोई अल्टरनेटिव खोज करके, ठीक है। चलिए अब ये तीनों सिद्धांत को यहाँ मैं एक जगह कर देता हूँ, आपको याद करने में संभव थोड़ी सुविधा रहेगी। 3 सिद्धांत मैंने दिया है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रहेगा। निश्चयवाद का सिद्धांत एक था आपका, निश्चयवाद का सिद्धांत एक था, एक है आपका संभववाद का सिद्धांत, और एक है आपका नव निश्चयवाद, ठीक है, एक है आपका नव निश्चयवाद का सिद्धांत। नव निश्चयवाद का सिद्धांत ये किसने दिया भाई? निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये था आपका फ्रेडरिक टेलर, ठीक है ना, टेलर हुआ रेट रेज, ठीक है, फ्रेडरिक रेट जेल ने दिया था। जेल से भी याद रख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही याद रखा था। संभववाद का अगर पूछा जाए तो जीन ब्रून्स, ठीक है, जीन ब्रून्स ने दिया था, जीन ब्रून्स ने दिया था। और ये तो आपको अभी मैंने बताया ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इनका एक कोट है, क्या मैंने अभी बताया? रुको और जाओ। ये पूछा गया भाई, रुको और जाओ का संबंध किस सिद्धांत से है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, नव निश्चयवाद से है। अब ये निश्चयवाद में मैंने आपको क्या बताया है? प्रकृति का मानवीकरण या मानव का प्रकृतिकरण। तो मानव का प्रकृतिकरण यहाँ पे है, ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्रकृति का ही मानवीकरण हो रहा है, प्रकृति का ही मानवीकरण हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। बताइए समझ में आया कि नहीं, हमें ये बताइएगा। ये लाइन समझ में आ रहा ना, मानव का प्रकृतिकरण यानी मानव को मानव जो है ढल रहा प्रकृति के हिसाब से, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट आपको। इसका मतलब मानव आप पॉजिटिव, इसका क्यों है ये भी समझिए। अगर आप पेड़ों की कटाई नहीं कर रहे हैं भाई, यानी प्रकृति के द्वारा जो दी गई जो पेड़ पौधे जो संसाधन है, आप उसको क्या कर रहे हैं? सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई आउटकम क्या है? आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अच्छा आएगा। अब प्रकृति का मानव यानी प्रकृति को मानव के अनुसार ढाल रहे हैं, यानी पहाड़ पर्वत को काटे जा रहे हैं, नदियां को जोड़ा जा रहा है ना, तालाब सुखाए जा रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है। तो जंगलों की अगर कटाई हो रही है तो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु है भाई, वो कहाँ जाएंगे? वो शहर की ओर ही आएंगे, क्योंकि आपने उनके रहने वाले जो स्थान थे उसको ही आपने लुप्त कर दिया। तो आपने क्या किया? प्रकृति को मानव के अनुसार ढाल दिया, तो उसका रिजल्ट आउटकम आज आप देख भी रहे होंगे। झारखंड में रामगढ़ रांची रोड की तरफ जो क्षेत्र है, वहां पे आप देखे होंगे जंगली हाथी का आपने देखा प्रकोप, कई लोगों की जान, कई घरें क्षतिग्रस्त हुई। तो भाई वहां पे हुआ क्या? वहां पे आपने उनके रहने के लिए जो घर थे यानी जो जंगल थे, आपने उस जंगल को ही हटा दिया है ना। तो आपने प्रकृति का मानवीकरण किया, तो नेगेटिव इंपैक्ट मिल रहा। चलिए यह तो हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। अब कुछ चीजों को समझिएगा जनसंख्या वितरण के बारे में, ठीक है ना। जनसंख्या वितरण के बारे में मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए जनसंख्या वितरण कहने का मतलब है कुल मिलाकर के देश अगर देखा जाए कितना है, 193 देश है, ठीक है ना। 193 देश को हम 2 भाग में बांट रहे हैं। थोड़ा सा चीज को मैं समझा देता हूँ। 183 देश इधर हो गए और इधर हो गए आपके 10 देश, ठीक है, इधर हो गए 10 देश। अब देखिए 193 देश में कौन रह रहे हैं भाई? व्यक्ति रह रहे हैं, है ना, यानी इसके क्या होगी? एक जनसंख्या होगी। तो मान लीजिए इसकी जनसंख्या कितनी है? 100 है, ठीक है। मान के चलते मैं कि पूरा 193 देश मिला करके जो आबादी है वो 100 लोगों की आबादी है।
तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो आबादी है 183 देश और ये 10 देश में, यहाँ पे कुल मिलाकर 10 देश की जो आबादी आ रही है 60 आ रही है, यानी कि 60% आ रही है, और यहाँ पे 40 लोगों की आबादी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 देश है इसकी जो कुल आबादी है ये 183 देश में जो रह रहे हैं आबादियों के बराबर है। तो इसके पीछे का मैं ये कोई डाटा नहीं बता करके आपको खुश करना चाह रहा हूं, आपको ये समझना है कि ये 10 देश में ही जनसंख्या का वितरण इतना अधिक क्यों है ना। उस कारक को मैं अभी आगे समझाना चाहता हूं कि क्यों यहां पे इतना अधिक जनसंख्या है। और इसमें भी एक नंबर में देखा जाए तो भारत है, दूसरे नंबर में अगर आप देखें तो चाइना आएगा, उसके बाद अमेरिका आएगा, उसके बाद आपका इंडोनेशिया में याद रखिएगा सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है तो वो इंडोनेशिया की है, इसके बाद आपका ब्राजील है, उसके बाद आपका पाकिस्तान है। समझ में आ रहा। तो ये 10 देशों में इतना अधिक जनसंख्या ही क्यों, और इसमें भी सबसे एक नंबर में भारत में इतनी आबादी क्यों, ठीक है। इसके पीछे का भी रीजन आपको मैं समझाऊंगा अभी, उसके पीछे के कारक आपको रीजन को समझना है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म आप पहले समझ लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व, जो मैंने लास्ट क्लास में शायद नहीं बताया था, है ना, इसको मैं अभी बता देता हूं क्योंकि मुझे अभी याद आ गया। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब यह है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में यानी कि इस एरिया में जो जनसंख्या है, ठीक है ना, जो लोग रह रहे हैं, जो आबादी है, उस आबादी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। मतलब ऐसा समझिएगा जैसे कि मान के चलते हैं कि 5 किलोमीटर, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो थोड़ा समझने में आसान होगा। 10 किलोमीटर स्क्वायर में मान के चलते हैं कि 10,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 10,000 लोग रह रहे हैं, यानी यहाँ पे 10,000 लोगों की संख्या यहाँ पे रह रही है भाई, ठीक है। तो अगर मैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में निकाल रहा हूं, इट मीन्स क्या निकल रहा है, ये आपका जनसंख्या घनत्व निकल रहा है, जनसंख्या घनत्व निकल रहा है। यानी कि कैसे निकलेगा, 10,000 बटे 10 से आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी कितना आया जनसंख्या घनत्व 1000। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकला, जो कुल जनसंख्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया जनसंख्या घनत्व का। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछता है, जनसंख्या घनत्व का क्या फॉर्मूला निकला भाई, ये कैसे निकाले। ये जो आपका कुल जनसंख्या था, ये कुल जनसंख्या है आपका, है ना, उसको आप डिवाइड कर दिए, क्या किए भाई, उसको आपने डिवाइड कर दिया किससे, कुल क्षेत्रफल से। तो चलिए जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या निकल गया आपका, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सब नोट्स में लिखा होगा वैसे, ठीक है। ये आप जब नोट्स पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है, कैसे फार्मूला क्या निकाला जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए वो नोट्स आपका अपलोडेड है। चलिए नहीं भी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कैसे निकलेगा। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लेते हैं कि ये आपका झारखंड राज्य की कंडीशन है, 10 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं। अब दिल्ली की अगर मैं लिखा लूँ कि 10 किलोमीटर स्क्वायर में जो आबादी रह रहे हैं यहाँ पे 50,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 50,000 बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कितनी आ गया भाई 5000। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर ये हो गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं झारखंड में 1000, और यहाँ पे उतने ही क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में 5000। तो जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे अधिक है। जनसंख्या अधिक होना, जनसंख्या घनत्व अधिक होना, ये एक अलग चीज है। जनसंख्या घनत्व मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो आबादी है उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आपको कई तरह से मैथमेटिक्स यूज करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन में अगर आपको दे रहा हूं, जैसे कि बोल दिया जाएगा कि कोई शहर है, कोई गांव है, चलिए भाई कोई गांव है जिसकी लंबाई आपको बोल दिया जाएगा 60 किलोमीटर है, और उसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 30 किलोमीटर है, ठीक है मेरा भाई, 30 किलोमीटर है, और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो आपके जो लोगों की संख्या है 6 या 18 हो गया ना, 18 से डिवाइड करें तो 90 हो जाता है, और 18 3 अठे 24, 3 अठे 24 54, चलिए तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं 54,000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व निकालिए, जनसंख्या घनत्व निकालिए। बता कितना खूबसूरत सवाल है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है मेरे भाई, जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या कितना है 54,000 है, क्षेत्रफल कैसे, लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 गुना 30, 2 जीरो हट गया भाई, 6 तिया 18, तिया 54 30, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो कितना है यहाँ पे 30 है, सॉरी 30 नहीं होगा 300 होगा, 2 जीरो इधर हट गया तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है ना। 18 तिया 54, सॉरी 30 ही आएगा भाई, 18 तिया 54 30 आएगा, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व तो 30 आएगा, देख लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन कर लीजिएगा,
एक बार देख लेते हैं फिर से कैलकुलेशन करके। जनसंख्या घनत्व हमने निकाला, कुल जनसंख्या 54,000 और डिवाइड करेंगे कुल क्षेत्रफल से 60 और 30 से मल्टीप्लाई कर, 2 0 इधर से कट गया है। चलिए 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और ये एक 0, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो 30 आ गया। हमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब आइए मेन मुद्दा पे, हम लोगों का जो मुद्दा है भाई कि ये जो मैंने अभी आपको डाटा दिया कि जो 183 देश की जो कुल आबादी है वो बराबर कितने देश की, मात्र 10 देश की कुल आबादी के बराबर है। यानी यहाँ पे 10 देश में जितने लोग रह रहे हैं उतने लोग 183 देश में लोग रह रहे हैं। अब आइए मेन टॉपिक, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एकदम यहाँ पे चीजों को समझते चलिए। देखिए क्या है टॉपिक, अगला है वो टॉपिक है आपका जनसंख्या, ठीक है ना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके लिए नोट्स की आवश्यकता नहीं है भाई, जितना चीज आज आपको बता रहा हूं कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। चीजों का अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पहला कारक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका, ठीक है। पहला कारण क्या है, भौगोलिक। ये सब आपको याद रखना होगा, अब इसको केवल आप नोट्स बना लीजिए। प्रभावित कारक क्या, भौगोलिक। अब भौगोलिक में कौन कौन है, जैसे कि जल हो गया आपका, ठीक है, जो भौगोलिक है दृष्टिकोण से देखा जाए, या आपकी जैसे बात कर लिए जाए भू आकृति की बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी वहां की जलवायु की देखी जाएगी भौगोलिक कारक में, और मृदा। तो आपको पूछा जाएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक इनमें से कौन नहीं है, जल, भू आकृति, जलवायु, खनिज, ठीक है। तो खनिज नहीं होगा। भौगोलिक कारक कौन कौन सा है, ये 4 चीज पहले दिमाग में बैठाइए। अब जैसे मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लूं, जैसे जल के ऊपर, तो जल का वितरण जहां कम होगा भाई, सिंपल सी बात है, जल जहां पर कम होगी उस देश की वहां पर आबादी क्या होगी, कम होगी। अगर आप देख ले उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, मैप को याद करिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। अगर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो वहां पे एक चिल्ली देश है। चिल्ली देश में एक जगह अटकामा मरुस्थल, ठीक है, तो अटकामा मरुस्थल में एक जगह है एरिका, ठीक है। उस एरिका में पूरे विश्व में सबसे कम वर्षा वहां पे होती है, और कहा जाता है कि 25 वर्ष में एक बार वर्षा होती है। जब वहां वर्षा होती है तो लोग डर भी जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ भगवान कहाँ से आ गए। क्योंकि भाई जो चीज, अगर आपके पास अगर सोने की वर्षा होने लग जाए भाई, सोना जो आप लाखों में आपकी जो कीमत बढ़ चुकी है, अगर वर्षा हो रही है कोई देश में डेली, तो उसके लिए तो नॉर्मल हो गया। लेकिन आपके देश में अगर वर्षा होने लगे सोने की, तो उसी प्रकार से वो चिल्ली देश में जो अटकामा जो मरुस्थल, वहां पे एक जगह है एरिका, वहां पूरे विश्व में सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे कम आबादी भी वहीं पे होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि 25 साल में, तो जल अगर कम है भाई तो सिंपल सी बात है वहां पे जनसंख्या भी क्या होगी भाई, सबसे कम होगी, ठीक है। और पूरे विश्व में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ, मासिन राम में, मेघालय में होती है भाई। चलिए हो गया, जल का कंसेप्ट समझ में आ गया, किस प्रकार से इंपैक्ट कर रहा। भू आकृति, तो देखिए पृथ्वी में जो आप देख रहे हैं आकृति, पूरे आकृति क्या है, हर जगह क्या समान नहीं है। कहीं पर आपको समतल मिलेगा, ठीक है, कहीं पे आपको पठारी इलाका देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको पर्वतीय इलाका देखने को मिलेगा, कहीं ज्वालामुखी क्षेत्र मिलेगा, कहीं समुद्री क्षेत्र मिलेगा। तो कहाँ पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेगा, जहां समतल है ना, सिंपल सी बात है, जहां पे समतल इलाका है। अब जैसे भारत में देखिए समतल वाला क्षेत्र, गंगा नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो बेल्ट देख रहे हैं, तो वहां पे पूरे भारत में देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वहीं पे देखने को मिलता है। और एक रीजन तो आपको समझ में आया, क्योंकि वहां की आकृति, भूमि की आकृति कैसी है, समतल है। समतल के कारण भाई क्या है, वहां पे उत्पादन बहुत अच्छा होगा, कृषि कार्य बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई जहां पे समतल मैदान होगी वहां पे तो कृषि बहुत अच्छी होगी, गंगा नदी है, पानी भी वहां पे आराम से मिल रही है। दूसरा, हिंदू मान्यता, बनारस में कहा जाता है जिनकी मौत हो गई वो डायरेक्ट स्वर्ग में ही चले जाते हैं। एक कारण ये भी है जनसंख्या बढ़ने के पीछे, ठीक है, वो एक जस्ट मैं एक मिथ बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू आकृति समझ में आया। जलवायु, अब जलवायु चैप्टर में मैंने बताया है, एक है आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु, एक है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और एक आपका शीत कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्या है, बहुत अधिक गर्मी होगी भाई, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्या है भाई, बहुत अधिक गर्मी भी होगी, बहुत अधिक ठंडी भी पड़ेगी, मतलब ऑन एन एवरेज, यहाँ पे एवरेज में गर्मी ठंडी होगी। और शीत कटिबंध में क्या है भाई, यहाँ पे हर साल वो साल वर्षा ही क्या होगी, बर्फ ही जमा रहेगा। तो अगर आप भारत का अगर आप मैप देखते हैं बढ़िया से, ठीक है ना, तो भारत का अगर आप मैप देख रहे होंगे तो दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र आपका जो आता है, ठीक है, ये आपका आता है किस क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र अगर आप देख लें तो यहाँ पे आप हिमालय आ रहा है, तो हिमालय के कारण जो हवा क्या है इधर नहीं आ पाती है, वो हवा इधर निकल जाती है, तो बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ता है, ठीक है, बहुत अधिक यहाँ पे क्या होता है, ठंड नहीं पड़ता है। क्लियर है, समझिएगा, बहुत अधिक ठंड यानी कि शीत कटिबंध वाली जो जलवायु का
हमें इम्पैक्ट बहुत अधिक ठंड, मात्र 1 से 2 महीना, 2 महीना ही ठंड, दिसंबर और जनवरी, यही 2 महीना आपको ठंड का फील होता है। बाकी रेस्ट महीना जो 10 महीना है भाई, ऑन एन एवरेज में ठंडा गर्मी और कुछ 3 से 4 महीना गर्मी में आपके बीत जाती है। तो इस कारण भारत में जो जलवायु का जो आप देख पा रहे हैं प्रभाव, ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है जहां पे जनसंख्या का, ठीक है। दक्षिण, और ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ पे कैसा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मतलब कि बहुत अधिक गर्मी है और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे वर्षा भी अच्छी होती है, तो जिसके कारण उत्पादन वगैरह भी काफी अच्छी है, नदियां वगैरह भी जल से भरी हुई रहती है, तो पानी का भी सोर्स ठीक ठाक रहता है। तो जलवायु का इम्पैक्ट भी समझ में आ गया। मृदा, मिट्टी, जहां पे मरुस्थलीय मृदा होगी तो वहां पे जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जहां होगी वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। तो भारत में एक छोटा सा क्षेत्र अगर देख लेते हैं, तो जो मरुस्थलीय इलाका है राजस्थान का, इधर पश्चिमी बेल्ट को अगर आप देख पा रहे होंगे तो जनसंख्या कम है, लेकिन पूर्वी बेल्ट में वही जनसंख्या अधिक मिलेगी। तो बस ये मिट्टी के कारण, समझ में आएगा ना भाई, क्योंकि वहां पे खेती कृषि अधिक है, उत्पादन अधिक है, लोग वहां पे जीविकोपार्जन करना पसंद करेंगे। तो ये भौगोलिक कारक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले मैं ये बताइए। अब आ जाइए दूसरे कारक में। दूसरा कारक जो है वो आपका आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में क्या क्या है संयोजित है, इसको समझने वाली बात है भाई। आर्थिक कारक में क्या आएगा, खनिज आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नगरीकरण आएगा। अच्छा, नगरीकरण से याद आया, एक क्लास मुझे अर्बनाइजेशन, 1 से 2 क्लास लेना है मुझे, मिसलेनियस में आपको पढ़ाना है। हालांकि नोट्स मैंने दे दिया, मोर देन सफिशिएंट है, उसकी लेक्चर भी आ जाएगी, एप्लीकेशन में भी हो सके तो यूट्यूब पे भी आएगी। यूट्यूब पे पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आएगी एप्लीकेशन में। और एक होता है औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण। चलिए समझिए भाई, आर्थिक कारक मतलब समझ में आया। खनिज, नोट्स ले लिए तो अर्बनाइजेशन पढ़ लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा, वेट नहीं करना आपको वीडियो की। नगरीकरण और औद्योगिक, अब इसको समझिए भाई। कई ऐसे क्षेत्र हैं, अब पूरे विश्व में ऐसे कई क्षेत्र है जहां पे क्या है, खनिज निकल रहा। अब खनिज निकल रहा है, इसका मतलब क्या भाई, खनिज निकालने के लिए क्या चाहिए, आदमी चाहिए। आदमी चाहिए मतलब क्या चाहिए, लेबर चाहिए, जिसके कारण अब उस कंपनी को क्या मिलेगी भाई, कंपनी को क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो लेबर को क्या दिया जाएगा, सैलरी, यानी लेबर को क्या मिल गया, रोजगार मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी वैसे क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या मिलेगी जहां पे खनिज की जो मात्रा है या वहां पे बहुत अधिक एक्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अब जैसे लोहा, तो लोहा तो नहीं ना निकलता भाई, ऐसे खनिज हेमेटाइट निकाला जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, फिर उसको लोहा का आकृति दिया जाता है। तो इससे रोजगार यहाँ पे पैदा हुआ, इंडस्ट्री यहाँ पर बैठेगी, इंडस्ट्री बैठेगी तो यहाँ पे कई सारे इंप्लॉय इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। अब ये यहाँ पे लोग जब इंप्लॉय यहाँ पे रह रहे, तो यहीं पर रहने के लिए इसको घर भी चाहिए, तो घर मकान बनना शुरू हो जाएगा, यहीं पे मार्केट लगेगी, ठीक है, अस्पताल खुल रही होगी, स्कूल बन रहे होंगे बच्चों के लिए, अब उनके शादी ब्याह बच्चे होंगे, पार्क बन रहे होंगे, ग्राउंड बन रहे, यानी कि अर्बनाइजेशन, यानी शहर की भी यहाँ पे स्थापना आपको देखने को मिली। इसी कारण देखिए, जनसंख्या से ही रिलेट करिए, खनिज का इम्पैक्ट देखिए। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्षेत्र में अब क्या होगा, इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी को ये इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ पे कोई मार्केट खोल दिया, कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जनसंख्या समझ में आ रहा, बढ़ रहा। ये आपका गांव से जो आपका शिफ्टिंग देखने को मिलता है शहर की ओर, ये एक रीजन है ना। और इस इंडस्ट्री के कारण भी बेरोजगारी आती है, ये भी मैंने आपको समझाया बेरोजगारी वाले चैप्टर में। तो ये समझ में आया किस प्रकार से आर्थिक कारक भी एक इम्पैक्ट बनाता है जनसंख्या बढ़ाने में। दिल्ली की जनसंख्या बहुत अधिक है, क्योंकि वहां पे क्या है भाई, आपके पास बहुत तरीके हैं, लोगों की जनसंख्या अधिक है, तो आपके पास कई तरह के वहां पे स्कोप है बिजनेस करने के लिए। चाय की दुकान खोल ली है भाई, कचौड़ी पकौड़ी के दुकान आपने खोल लिए हैं, या फिर आपने कुछ अच्छे एजुकेशन के लिए आपने कोई कोचिंग अपनी चीजों को खोल रखा है, ट्यूशन आपको मिल जा रहा है, घर घर में जाकर अच्छी खासी सैलरी आप उठा ले रहे हैं। तो मतलब वहां पे जनसंख्या बढ़ जाने के का कारण आपको समझ में आ रहा है, आर्थिक है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा खासा वहां हो रहा होता है। चलिए तीसरा अगर देख लिया जाए भाई, तीसरा कारक जो है आपका सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है, इसको समझिए। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का मतलब क्या है कि कोई एक खास नस्ल के, ठीक है ना, कोई एक खास नस्ल के की क्या होगी, एक खास नस्ल है तो उसकी एक खास एक स्पेशल भाषा भी होगी, है ना, और उसकी अपनी एक संस्कृति होगी। तो एक खास नस्ल की एक खास भाषा बोलने वालों की जो है ना, वहां पे आप देखेंगे कि जनसंख्या बहुत अधिक मिलेगी, ठीक है, लोग वहां पे ज्यादा रहना चाहेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, तो एक नस्ल हिंदू हो गए, अब उनकी भाषा, रहन सहन, उनकी जो संस्कृति, एक तो यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी, उसी तरह मुस्लिम है, सिख, ईसाई, तो वो हो गया सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा भाई, ठीक है।
तो ये जो कारक है, 3 कारक मैंने आपको साथ डिस्कशन किए। 3 कारक कौन कौन? एक हो गया आपका भौगोलिक कारक, ठीक है, भौगोलिक कारक में कौन कौन आएंगे? जल, भू आकृति, जलवायु, मृदा। दूसरा हो गया आर्थिक कारक में कौन हो गया? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक है जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2 टर्म है, वो शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ अगर नहीं समझाया होगा तो। देखिए एक होता है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, एक टर्म होता है, और एक टर्म होता है आपका जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या है? जैसे कि आज आपका क्या है भाई? 2026 है, और पिछला साल क्या था? 2025। तो इनके बीच में अंतर को हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। मान के चलिए जैसे कि 2025 में जो आबादी रही 100 थी आबादी, अभी कितना आबादी हो गया? 150। तो इसमें जो आपको क्या है? जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला। कितना लोगों की वृद्धि आई? 50, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंख्या वृद्धि। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। मान के चलिए ये 100 था, इस बार घट गया 80 आया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ऋणात्मक जनसंख्या। तो जनसंख्या वृद्धि आपका क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी। मान के चलिए कोई वृद्धि नहीं है, 100 का 100 ही रह गया, यहाँ पर भी तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मेनली 0 नहीं मिलेगा, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं जनसंख्या वृद्धि, तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये समझ में आया कि नहीं हमें ये बताइए, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि मतलब सिंपल है, क्या है? एक, अच्छा ये क्या जो निकाल रहे हैं ये एक फिक्स्ड ईयर में, वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होता है, कब से? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। इस बीच में देखा जाता है कि 2025 में क्या जनसंख्या थी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, और 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक की जो जनसंख्या, उसमें आप क्या करते हैं? यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित स्थान पर, ठीक है, अगले और पिछले वर्ष के बीच में आप क्या करते हैं? तुलना करते हैं, और उसमें जो आपका अंतर आता है वो होता है आपका जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। मैंने शब्दों में भी कह दिया। अब जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जो जनसंख्या जो वृद्धि आपने निकाला है, ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि ये जो आपने निकाला, उसको आप क्या करते हैं? प्रतिशत में जब व्यक्त करते हैं उसको आप बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। तो कैसे निकलता है जनसंख्या वृद्धि दर? ये शायद मैंने बताया था लास्ट क्लास में, नहीं भी बताया तो कोई नहीं। तो मान के चलिए कि जैसे कि कुल आबादी कितना बढ़ा, मतलब कि बढ़ा कितना, मान के चलिए 50 बढ़ा है, कितने में बढ़ा भाई? 100 में बढ़ा है 100, ठीक है। तो कितना वृद्धि दर आया? 50% है, ठीक है। ये मतलब सिंपल सी जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करना। नेचुरल रेट मैंने बता रखा है पॉपुलेशन का, वो सब तो मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। ये भी हो गया। जनसंख्या का वृद्धि क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी समझ में आ गया। देखिए अब एक टर्म को और समझ लीजिएगा, ये मैंने समझाया है लेकिन इसमें एक चीज मैंने नहीं समझाया था, उसको मैं आपको समझा देता हूं। जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है ना। जनसंख्या परिवर्तन के घटक आपसे पूछा जाएगा। 3 ऑप्शन रहेंगे, सॉरी मतलब 3 टर्म है इसको, ये आप एकदम जान कर रखिए, तीनों को टिक करके आइएगा, ठीक है। जनसंख्या वितरण घटक क्या? पहला एक होता है जन्म दर, ठीक है, दूसरा होता है मृत्यु दर, और तीसरा होता है प्रवास। ये मैंने नहीं बताया था, ये आपको समझाना है अभी, ठीक है। प्रवास, देखिए जन्म दर ज्यादा होगा कम होगा, मृत्यु दर कम होगा ज्यादा होगा, तो जनसंख्या में परिवर्तन मिलेगा। तो ये 2 तो घटक आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है राष्ट्रीय। प्रवास, अब देखिए प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आप्रवास, ठीक है, और एक होता है आपका उत्प्रवास। तो देखिए आप्रवास से क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। और उत्प्रवास में क्या होता है? जनसंख्या में कमी होता है। कैसे? आप्रवास का मतलब कि बाहर से आकर के, ठीक है ना, ठीक है, शहर गांव से निकले उस शहर में जाके बस गए, ठीक है। तो कहीं से आके बस जाना, तो बस जाने से क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि होगा। उत्प्रवास मतलब क्या हो गया? ये देश छोड़ के बाहर चले गए, तो जनसंख्या में क्या हो गया? कमी आ गया। तो ये जो आप्रवास जो है ये कैसा कारक है? इसको हम लोग बोलते हैं अपकर्ष कारक, ठीक है, अपकर्ष कारक। एकदम दिमाग में बैठा के चलिए, इसको हम क्या नाम बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपकर्ष कारक, ठीक है। अपकर्ष कारक एकदम एग्जाम में पूछा गया टर्म, अपकर्ष कारक। और यहाँ पे बोला जाता है प्रतिकर्ष कारक। ये क्या है आपका? प्रतिकर्ष कारक। नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं आएगा, अभी समझ में आएगा, देखिएगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि टॉपिक क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन। तो जनसंख्या में परिवर्तन के मेन कंपोनेंट घटक क्या है?
एक तो जन्म दर बहुत अधिक होने लग जाएगा भाई, या बहुत कम हो जाएगा तो जनसंख्या में अचानक से 2026-27 में ये देखा गया जन्म दर बहुत कम हो गया तो जनसंख्या कम जाएगी। देखा जा रहा है कि 2026 में मृत्यु दर बहुत अधिक हो गया तो जनसंख्या कम हो जाएगी, मृत्यु दर कम हो गया तो जनसंख्या में वृद्धि हो गया, जन्म रेट भी बढ़ गया। तो ठीक है, अब प्रवास का इंपैक्ट क्या है जनसंख्या में? तो देखिए दो प्रकार के प्रवास में हम लोग चीजों को देखते हैं, एक होता है अप्रवास, एक होता है उत्प्रवास। अप्रवास कैसा कारक है? अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक मतलब जिसमें जनसंख्या में वृद्धि होता है, यानी अपकर्ष कारक में क्या हो रहा है, जनसंख्या को ये वृद्धि करा रहा होगा। अब जनसंख्या वृद्धि कराने के बहुत कारण होता है, जैसे कि समझिए कि गांव से कोई शहर में जाता है तो शहर की आबादी बहुत अधिक, क्यों? क्योंकि वहां रोजगार मिल रहा है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन उत्प्रवास कारक कैसा है? प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष कारक मतलब यहाँ पे जनसंख्या में क्या आएगी भाई, यहाँ पे जनसंख्या में क्या आएगी, यहाँ पे जनसंख्या में कमी आएगी। यानी ये कैसा कारक है? प्रतिकर्ष कारक। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अब आप इंडिया छोड़ के आप यूएस चल गए, क्योंकि वहां पे सैलरी अच्छी खासी है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी आई है, आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वहां कंपैरेटिवली भारत से बहुत डिफरेंट टाइप, नहीं केवल एक टाइप के ही इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपको काफी ज्यादा वहां पे और भी मतलब कि इंडिपेंडेंसी चीजें को देखने को मिल रही है, इंडिपेंडेंट आपको फंडामेंटल राइट्स और भी बहुत अधिक मिल रहे हैं। मतलब इस कारण आपने यहाँ से चीजों को छोड़ करके आप वहां चले गए। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक समझ में आया? यानी क्या है भाई, यहाँ पे बेरोजगारी भारत में बहुत अधिक है, एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है यहाँ पे, मतलब कई ऐसे प्रतिकर्ष कारक। मतलब आपको समझ में आया कि नहीं पहले ये बताए? यहाँ की जलवायु ठीक नहीं है, यहाँ पे जो अगर देखा जाए कि जो कास्टिज्म जो बोलते हैं ना, ये मतलब कि जो भेदभाव जैसी चीजें यहाँ पे बहुत अधिक है, तो वो हो गया प्रतिकर्ष कारक। तो अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा, एक होता है आपका प्रतिकर्ष कारक। अब मैं आपको समझाने में सक्षम हो चुका हूं, अब आप समझ भी आ रहा होगा आपको। और अपकर्ष कारक, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे भाई। देखिए पहले हमें ये बताइए प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो आप बता पाइएगा? प्रतिकर्ष कारक में क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि या फिर जनसंख्या में कमी? पहले ये बताइए, जनसंख्या में क्या आएगा भाई? कमी आएगा, है ना? अभी मैंने आपको बताया जनसंख्या में क्या आएगा, प्रतिकर्ष कारक के कारण जनसंख्या, यानी उत्प्रवास को क्या है, एक कारक है, कैसा कारक? प्रतिकर्ष कारक, जिससे जनसंख्या में कमी आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है भारत में क्या है, बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो ये सब जो मैं लिख रहा हूँ बेरोजगारी, पूछेगा ये प्रतिकर्ष कारक है अपकर्ष कारक है? यहाँ पे जो राजनीतिक जो उपद्रव बहुत ज्यादा है, राजनीतिक उपद्रव बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्राकृतिक विपदा बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये भी एक कारक हो गया प्रतिकर्ष का। महामारी, ठीक है, जलवायु यहाँ की जो है वो एक कारक हो सकता है। सामाजिक आर्थिक, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, मतलब अमीर गरीबी के बीच यहाँ पे गैप बहुत अधिक है, तो ये सारे क्या आएंगे? प्रतिकर्ष कारक। तो भाई बेरोजगारी अगर देश में अधिक होगा या गांव में बेरोजगारी, तो वो शहर जाएगा, तो शहर की आबादी बढ़ा कि नहीं? तो बेरोजगारी के कारण गांव की जनसंख्या घट गई, इंडिया छोड़ के अमेरिका चले गए आप, तो भाई इंडिया की आबादी कम गई, तो ये प्रतिकर्ष कारक हो गया। राजनीतिक उपद्रवता बहुत ज्यादा है भारत में, जिसके कारण भाई ये राजनीतिक उपद्रवता के कारण लोग भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं। प्राकृतिक विपदा बहुत, जैसे कि यहाँ पे आपको प्राकृतिक आपदाएं आप देखने को मिलती, महामारी जैसे यहाँ पे है, बहुत ज्यादा अच्छा मेडिकल सिस्टम नहीं है जलवायु के कारण। तो ये सब ऐसे कारक है जो जनसंख्या को क्या करती है? कमी करती है जनसंख्या में। अगला मैं जो बता रहा हूँ अपकर्ष कर रहे हैं, ये क्या है? ये ऐसे कारक है जो जनसंख्या में क्या करती है? वृद्धि करती है। समझ में आ रहा है ना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको? ये जनसंख्या में क्या करती है? वृद्धि करती है। जैसे कि यहाँ पे काम के आपके पास अवसर बहुत अधिक है, अवसर पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, अवसर पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, अवसर पर्याप्त मात्रा में है। रहन सहन बहुत अच्छी है, यहाँ पे रहन सहन बहुत अच्छी है। ठीक है, जीवन और संपत्ति, जीवन की सुरक्षा बहुत अच्छी है, जीवन और आपकी संपत्ति यानी चोरी वोरी बहुत कम होती है, जीवन संपत्ति की सुरक्षा बहुत अच्छी है। जलवायु बहुत अनुकूल है, अनुकूल जलवायु है, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सारे कारक जो जलवायु को क्या कर रहे होंगे भाई? इंक्रीज कर रहे होंगे। अब जैसे भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक संस्कृति का जो बताया, वो सभी इसी कारक में आते हैं। ठीक है, अपकर्ष कारक में, क्योंकि ये जनसंख्या में क्या करते हैं भाई? वृद्धि करते हैं। तो प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझिएगा, मैंने आपको 3 स्टेज बताया था, इस ग्राफ आपको एनसीईआरटी में, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये है आपका स्टेज 1, ये हो गया आपका स्टेज 2 और ये हो गया आपका स्टेज 3। अब याद है ना, स्टेज 1 में क्या था आपका? अल्प विकसित, यानी अल्प विकसित देश है आपका, ये आपका विकासशील देश हो गया आपका। ठीक है, और ये हो गया आपका विकसित देश। जैसे एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं हम, अफ्रीका हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे इंडिया, ये हो गया आपका अमेरिका, विकसित देश है। अब देखिए क्या भाई, यहाँ पे एक जैसे एनसीईआरटी में क्या 35 और यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यानी 15 बच्चे का जन्म है और यहाँ पे 35 बच्चे का जन्म हो रहा है।
तो भाई देखिए जो अल्प जो आपका फर्स्ट स्टेज जो है आपका, ठीक है ना, जो फर्स्ट स्टेज 1 है ये अल्प विकसित देश जो स्टेज 1 में आता है। देखिए अभी मैं आप बताता हूँ स्टेज 1 क्या है, अल्प विकसित देश, ठीक है, यानी अफ्रीका। तो यहाँ पे जो है ना, जो ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका, ठीक है। ये बर्थ रेट दिखा रहा है, यानी कि 1000 एक वित्त वर्ष में 1000 में 35 बच्चों का जन्म हो रहा है या 35 से ज्यादा हो रहा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा देखिए कि उसी एक वर्ष में जो बर्थ रेट भी जो है उतना ही है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना जन्म हो रहा है उतना मर रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, जनसंख्या स्टेबल रहेगी। ये मैंने बता रखा पहले ही क्लास में, जनसंख्या स्टेबल रहेगी। ये मैं आपको ये ग्राफ में समझा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका मैं निचोड़ रख रहा हूँ, जनसंख्या स्टेबल है। अब जैसे कि स्टेज 2 में, जैसे कि मान के चलिए अब स्टेज 2 में विकासशील देश की क्या सिस्टम यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो बर्थ रेट है भाई, वो बर्थ रेट इस प्रकार से आके यहाँ पे 15 में आके रुक गई है। देखिए 15 में आके रुक गई है, यानी कि बर्थ रेट घटी है लेकिन पूरी तरह से नहीं घटी है। मतलब एक तो यहाँ पे बर्थ रेट है भाई 35, तो यहाँ पे 35 नहीं है, 15 के 35 15 के बीच में है। और तो जो यहाँ पे जो डेथ रेट है वो इस प्रकार से ग्राफ दर्शाया गया, ठीक है, इस प्रकार से। इसको मैं और थोड़ा अच्छे से दिखा दूं बर्थ रेट को, इस प्रकार से, ठीक, ये हो गया। इसका मतलब क्या है समझिएगा, यानी कि मृत्यु दर यहाँ पे क्या है, मृत्यु दर यहाँ पे जो मृत्यु दर है यहाँ पे क्या है, मृत्यु दर यहाँ पे कम हो गया है आपका, ठीक है। और ये देखिए ये जो आपका ग्राफ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बर्थ रेट कम हुआ है लेकिन इंक्रीजिंग स्लोप में, ठीक है। यानी कि जन्म दर यहाँ पे क्या है, अधिक है जन्म दर पहले के, यानी कि जो अल्प विकसित है उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या है, अल्प जन्म दर कम है। इसके कंपैरिजन में जन्म दर कम है लेकिन इंक्रीजिंग है। यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जनसंख्या में क्या होगा, आपका वृद्धि होगा, ठीक है, याद आ रहा ना, जनसंख्या में क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि होगा। और यहाँ से जब इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे विकसित देश में, वो ग्राफ आपको ऐसे चलेगा, बर्थ रेट का और इसके बाद जन्म का दर का ये है, ठीक है, यार ये डेथ रेट का, ठीक है। यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका पॉपुलेशन स्टेबल हो गया, पॉपुलेशन स्टेबल। लेकिन यहाँ पे आबादी जो है, सबसे ज्यादा आबादी किस एज की मिलेगी, 60+ की, ठीक है, बूढ़े लोगों की आबादी, यानी बूढ़े लोग यहाँ पे अपने आप को युवा समझ रहे होंगे। और यहाँ पे जो आबादी आपको मिलेगी 30+ की। और मेन जो ग्रुप है 15 से लेके 59 की ग्रुप की आबादी बहुत, यानी कि ये देश युवा देश कहलाता है, बहुत अच्छी जनसंख्या देश की मानी जाती है। और यहाँ पे क्या है भाई, ना तो बच्चे होंगे ना पे, मतलब कि यहाँ पे क्या है, बूढ़े तो मिलेंगे नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत अधिक है, 45-50 साल में लोग मर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या बहुत अधिक मिलेगी, 15 साल 16 साल के बच्चों की जनसंख्या अल्प विकसित देश में, जैसे अफ्रीका वगैरह में चल जाएंगे बच्चों की, क्योंकि बहुत अधिक बच्चे जन्म दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, उतना देश के इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। तो उनको पता है 8-10 बच्चे जन्म दीजिए जिसमें 4-5 मरेंगे, 4-5 ही रहेंगे, और हम भी जन्म बहुत देर तक हम जीवित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उतनी अच्छी हमारे पास फैसिलिटी नहीं। ये सब मैंने समझाया है। विकसित देश में क्या मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए कि 60 साल तो वो अपने आप को युवा समझ रहे हैं, अभी वो अच्छे खासे 80-90-100 साल तक ये अपने आप को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, जलवायु बहुत अच्छी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस कारण वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। यहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। अब दूसरा एक चीज को ये समझिए कि हर देश इस तीनों स्टेज से होकर गुजरता है। अगर आज आप यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूएसए अगर यहाँ पहुंचा है, तो वो पहले यहाँ पे था, अल्प विकसित में था, फिर वो विकासशील में आया, तब जाके। उसी प्रकार भारत भी एक समय यहाँ पे था, यानी इस स्टेज 1 में था, आज भारत यहाँ पे है, फिर कुछ समय के बाद यहाँ जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ 15 से 20 साल के बाद भारत की भी आबादी बूढ़े वाली आबादियों में 1 नंबर में आ जाएगी। मतलब उस समय युवा जो आबादी होगी बहुत कम हो जाएगी, मतलब वो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगी, पार्टिसिपेशन रेशियो। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो कम, पार्टिसिपेशन रेशियो अधिक, यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो अधिक, पार्टिसिपेशन रेशियो कम। समझ में आ रहा ना ये सब चीजें, पॉवर्टी, बेरोजगारी, ये सब याद करिए, समझाया मैंने। और ये जो है ना, इसको हम नाम देते हैं, इस ग्राफ को जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है वो है जनांकीय, ठीक है, जनांकीय, ठीक है, जनांकीय, ठीक है, जनांकीय संक्रमण। ये ग्राफ है जनांकीय संक्रमण का, ठीक है। और ये क्या भाई, ये आपका यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, शहर ही शहर मिलेगा, यहाँ पे गांव भी मिलेगा और यहाँ शहर भी मिलेगा और यहाँ पे गांव मिलेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि उतना डेवलप नहीं है। तो ये गांव से शहर का एक ग्राफ दर्शाया गया, ठीक है ना, किस प्रकार से गांव से शहर का निर्माण हो। अबे अमेरिका यहाँ पे था तो गाँव ही था अमेरिका में, फिर जब यहाँ हुआ तो यहाँ पे अमेरिका में गाँव शहर दोनों आया, फिर अब अमेरिका में आपको शहर ही मिल रहा। तो गाँव से शहर का कैसे निर्माण हुआ ये ग्राफ समझा रहा, ठीक है। तो गाँव से शहर की निर्माण को भी ये दर्शाता है,
गांव से शहर का निर्माण को दर्शाता है। और ये जनांकीय संक्रमण आपका जो साइंटिस्ट रहे हैं उनका नाम आपको याद रखना है। एक थे थॉमसन, जो ये दिए हैं ये सिद्धांत या थ्योरी, थॉमसन, और दूसरे व्यक्ति का नाम है नॉर्टस्टीन। ठीक है, नॉर्टस्टीन ने ये जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो होप सो ये मैंने सारी चीजें समझा दी है भाई। कई तरह से कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिएगा। अब एक चीज और आपका था कि जनसंख्या का नियंत्रण कैसे करेंगे भाई, है ना। अब देखिए जनसंख्या में नियंत्रण कैसे करेंगे, तो नियंत्रण करने के आप अपना लॉजिक लगाइए। लोगों को क्या करें भाई, एजुकेट करिए, शिक्षित कराइए। सरकार द्वारा कई ऐसे नियम कानून बनाने होंगे कि भाई अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में तैयारी नहीं करने मिलेगी, आपको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसमें काफ़ी कम होगा अगर 2 से कम बच्चे हैं। अगर ऐसे सरकार नियम बनाएंगे तो जनसंख्या में नियंत्रण किए जा सकते हैं। ये लॉजिकली आप अपने से भी सोच सकते हैं। एक डाटा 2-3 डाटा याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 500 वर्ष में, ठीक है ना, 500 वर्ष में कितना गुना आबादी बढ़ा है, तो 10 गुना आबादी बढ़ा है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, 10 गुना आबादी बढ़ा है, 10 गुना आबादी बढ़ा है। कितना आबादी बढ़ा है? 500 वर्ष में 10 गुना आबादी बढ़ा है। 20वीं शताब्दी में आपसे पूछा जाएगा कितना बढ़ा, 20वीं शताब्दी में 4 गुना आबादी बढ़ा, 20वीं शताब्दी में 4 गुना आबादी बढ़ा है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेपीएससी वगैरह, इस सब में डायरेक्ट आपको रिपीट करता है। ठीक है, और ये प्रति वर्ष जो है ना कितना आबादी इंक्रीज होता है, प्रति वर्ष अगर पूछा जाएगा तो प्रति वर्ष 7 से 8 करोड़, ठीक है ना, आबादी बढ़ रहा है। ठीक है, आबादी बढ़ रहा है। और ये याद रखिएगा भाई, ये भारत की मैं डाटा नहीं दिया हूँ, पूरे विश्व की ये डाटा है। ठीक है, विश्व की लेवल पे मैंने बताया कि 500 वर्ष में पूरे विश्व में 10 गुना आबादी बढ़ चुका है, 20वीं शताब्दी में 4 गुना आबादी बढ़ा है और प्रतिवर्ष 7 से 8 करोड़ आबादी बढ़ रही है। चलिए ठीक है, तो चलिए ये था हमारा सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का पूरा कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया भाई। अब हमारे तरफ से पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 भी कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नोट्स वगैरह के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। करंट अफेयर का भी एक मैराथन सेशन आएगा, 2 क्लास में चीज़ों को खत्म कर दिया जाएगा यूट्यूब पर भी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।